हाय फ्रेंड्स, आज हम रसायन विज्ञान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है खाद्य परिरक्षण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। सबसे पहले देखेंगे खाद्य परिरक्षण की परिभाषा। खाद्य परिरक्षण क्या होता है? खाद्य परिरक्षण मतलब फूड प्रिजर्वेशन। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम भोजन को लंबे समय तक, इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर भोजन को लंबे समय तक ताजा, सुरक्षित और पोषक बनाए रखा जाता है। क्या रखा जाता है? ताजा, सुरक्षित और पोषक बनाए रखा जाता है, ताकि वो खराब ना हो और अधिक समय तक उसका उपयोग किया जा सके। जो हमारा भोज्य पदार्थ है, तो भोज्य पदार्थ का अधिक समय तक उपयोग किया जा सके। अब हम देखेंगे जो खाद्य परिरक्षण होता है, तो इसके कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। खाद्य परिरक्षण के सिद्धांतों की बात करें, तो खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किन किन सिद्धांतों का पालन किया जाता है, उनकी बात करें। पहला सिद्धांत आता है हमारे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकना। तो तापमान को ठंडा करके, क्या तापमान को कम करके, मतलब ठंडा करके या जमा करके, या फिर जल की उपलब्धता कम करके, जिसे हम निर्जलीकरण कहते हैं। खाद्य पदार्थों को खराब करने वाले जो जीवाणु और कवक है, उनकी वृद्धि को रोका जा सकता है। कैसे? यदि हम तापमान को कम कर दे, जैसे ठंडा कर दे, बिल्कुल जमा दे, या फिर जल की उपलब्धता कम कर दे, जैसे हमारा निर्जलीकरण कर दे, तो इसी माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, खाद्य पदार्थों को खराब होने वाले जो जीवाणु और कवक होते हैं, उनकी वृद्धि को उसके अंदर से रोक सकते हैं। दूसरा सिद्धांत आता है सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। क्या? सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने की बात करें, तो उच्च तापमान, जैसे हमारे पाश्चराइजेशन और उबालना, उच्च तापमान जैसे हमारे पाश्चराइजेशन, उबालना, रसायनों का प्रयोग जैसे हमारे परिरक्षक उपयोग करना, इनका उपयोग करके हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जा सकता है। हानिकारक सूक्ष्म जीव है, उनको खत्म किया जा सकता है। तीसरा सिद्धांत आता है हमारा एंजाइम की गतिविधि को नियंत्रित करना। तो खाद्य पदार्थों में उपस्थित एंजाइम प्राकृतिक रूप से खराब होने की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं। कि खाद्य पदार्थ में जो एंजाइम होते हैं, ये प्राकृतिक रूप से खराब होने की जो प्रक्रिया होती है, वो उनको अपने आप ही तेज कर देते हैं। इसलिए तापमान को नियंत्रित करके और अम्लीयता बढ़ा करके इसे धीमा किया जा सकता है। क्या? हमारे तापमान को कंट्रोल करके, नियंत्रित करके और अम्लीयता बढ़ा करके इसे धीमा किया जा सकता है। तो परिरक्षक पदार्थों के उपयोग की बात करें, तो कुछ प्राकृतिक और कृत्रिम परिरक्षक। क्या? कुछ प्राकृतिक और कुछ कृत्रिम परिरक्षक, जिनकी मदद से हम क्या, जैसे हमारा नमक है, चीनी है, सिरका है, रासायनिक परिरक्षक, इनका उपयोग करके भी हम खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस तरह हमने 4 सिद्धांत देखे कौन कौन से खाद्य परिरक्षण के। पहला सिद्धांत सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकना, दूसरा सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, तीसरा एंजाइम की गतिविधि को नियंत्रित करना, और चौथा परिरक्षक पदार्थों का उपयोग के द्वारा। अब हम देखेंगे रासायनिक परिरक्षण के गुण कौन कौन से होने चाहिए। जो हम पदार्थ मिला रहे हैं सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए, खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित बनाए रखने के लिए, तो उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। पहली बात आती है उसमें अल्प मात्रा में क्रियाशील हो। जब खाद्य पदार्थों में हम उनको डालें, तो बहुत कम मात्रा में वो प्रभावी होनी चाहिए। दूसरा आती है दीर्घकालिक प्रभावी हो, मतलब ऐसा नहीं हो जैसे परिरक्षण की कि हमने उनको उपयोग किया और एक दिन उसकी मात्रा बढ़ गई, मतलब एक दिन ज्यादा सुरक्षित रह गया, ऐसा नहीं हो, मतलब लंबे समय तक हम उनको सुरक्षित रख पाए। तीसरा भोज्य पदार्थों की गुणवत्ता कम ना करें, मतलब उनकी टेस्ट, स्वाद, ये सब चीज कम नहीं होनी चाहिए उनको मिलाने के बाद। और चौथा भोज्य पदार्थों पर हानिकारक प्रभाव ना हो, इससे भोज्य पदार्थ जहरीले या फिर खराब नहीं होने चाहिए। अब हम परिरक्षण की, खाद्य परिरक्षण की विधियों के बारे में बातचीत करेंगे, मतलब मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन की बात करेंगे। तो खाद्य परिरक्षण के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता है, बहुत सारी तकनीकें हैं जिनका उपयोग किया जाता है। उनमें खास खास के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहली तकनीक आती है हमारी कौन सी, लो टेम्परेचर वाली, मतलब तापमान को कम करके किस प्रकार से हम खाद्य परिरक्षण कर सकते हैं। इसमें पहला तरीका आता है कौन सा, शीतीकरण। कौन सा आता है? शीतीकरण, जिसे फ्रिजी रेफ्रिजरेशन कहते हैं। मतलब तापमान को हम 0 से 5 डिग्री के बीच में रखा जा सकता है। तापमान को कितना? 0 से 5 डिग्री के बीच में रखा जा सकता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, फल, सब्जियां, दूध, मांस और जो अन्य खाद्य पदार्थ हैं, उनको कुछ दिनों तक तो सुरक्षित रख ही सकते हैं रेफ्रिजरेशन या फ्रिज के माध्यम से। दूसरा आता है हमारा कौन सा, जमाना, जिसे फ्रीजिंग कहते हैं। तो तापमान को -18 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे कम कर दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, तापमान को 18 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे भी कम कर दिया जाता है। इसके माध्यम से मांस, मछली, हमारी आइसक्रीम, तैयार भोजन, इसको लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो लो टेम्परेचर मेथड की बात करें, तो इसके माध्यम से हम दो तरीके हैं, एक तो रेफ्रिजरेशन, जिसे फ्रिज के माध्यम से हम सब्जियां, फल, दूध, मांस और ये कुछ
वो कुछ खाद्य पदार्थ है, इन कुछ दिनों तक तो सुरक्षित रख ही सकते हैं। कितना? 0 से 5 डिग्री के बीच में रेफ्रिजरेशन या शीतीकरण करके। दूसरा होता है बिल्कुल फ्रीज करके, मतलब जमा करके, तो तापमान को -18 डिग्री टेम्परेचर या उससे कम करके हम बहुत दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे कोई मछली होती है, मांस होता है, आइसक्रीम, तैयार भोजन, इन सब को क्या है, लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो पहला हमने देख लिया लो टेम्परेचर मेथड। अब देखेंगे हाई टेम्परेचर मेथड। कौन सा? हाई टेम्परेचर मेथड या उच्च तापमान विधि की बात करें। इसमें हमारे आती है पास्चुराइजेशन। कौन सी पहली विधि आती है? पास्चुराइजेशन, जो किसने बनाई थी? लुई पास्चर ने बनाई थी। पास्चुराइजेशन विधि हमारी किसने बनाई थी? लुई पास्चर के द्वारा विकसित की गई थी। जिसमें हमारे जूस, दूध, इन सब को क्या करते हैं? 72 डिग्री टेम्परेचर पे 15 सेकंड तक गर्म करते हैं। क्या करते हैं? जूस होता है, दूध होता है, ये जो हमारे लिक्विड्स होते हैं, इनको क्या 72 डिग्री टेम्परेचर पर 15 सेकंड के लिए गर्म करके उसको तुरंत ठंडा कर दिया जाता है। अब आप सोचेंगे 72 डिग्री पे गर्म ही क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि 72 डिग्री पे गर्म करने के बाद उनके जो जीवाणु होते हैं ये नष्ट हो जाते हैं। ये नष्ट होने के बाद क्या 15 सेकंड गर्म करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे, फिर उसके बाद उसको तुरंत ठंडा कर लेंगे। इससे क्या हमारा हानिकारक बैक्टीरिया नष्ट हो जाता है, लेकिन स्वाद और पोषक तत्व वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। तो इसे हम कहते हैं पास्चुराइजेशन। फिर उसको पैक कर दिया जाता है। दूसरा तरीका आता है हमारा कौन सा? उबालना, जिसे बॉइलिंग कहते हैं। तो 100 डिग्री टेम्परेचर पर क्या, जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी और जो अन्य तरल पदार्थ है उनको उबाल करके सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है? 100 डिग्री टेम्परेचर पर पानी या फिर अन्य तरल पदार्थों को उबालकर सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर दिया जाता है। दूध, पानी और कुछ प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं उनके लिए उपयोगी कौन सा? उबालना। उबालने की वजह से क्या होता है? हमारे हानिकारक जो पदार्थ होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं उबालने की वजह से। तीसरा तरीका आता है हमारा कौन सा? निष्कर्षण, जिसे कैनिंग एंड बॉटलिंग कहते हैं। तो पहले भोजन को गर्म किया जाता है। इसमें क्या करते हैं? पहले भोजन को गर्म किया जाता है, फिर वायुरुद्ध जो डिब्बे होते हैं, कैन्स होते हैं, उनके अंदर उसको बंद कर दिया जाता है। और ये कैनिंग क्यों की जाती है? ये हमारे बैक्टीरिया और फफूंद को बढ़ने से रोकता है। कैनिंग में क्या होता है? एयर बिल्कुल पास नहीं होती, मतलब एयर उसके अंदर नहीं जाती है। इस वजह से उसमें हमारा बैक्टीरिया फफूंद को बढ़ने से रोका जा सकता है। तो तीसरी विधि देखी हमने कौन सी? कैनिंग और बॉटलिंग। तो इस तरह हमने देखा उच्च तापमान के माध्यम से कौन कौन से? पहला पास्चुराइजेशन, दूसरा उबालना, तीसरा निष्कर्षण। अब हम देखेंगे पानी की उपलब्धता को कम कर किस प्रकार से खाद्य परिरक्षण कर सकते हैं, उसकी बात करें रिड्यूसिंग मॉइस्चर मेथड की। पहला तरीका आता है हमारा कौन सा? निर्जलीकरण। जिसमें हम क्या करते हैं? खाद्य पदार्थों में से पानी को निकाल करके, इसमें हम क्या करते हैं? खाद्य पदार्थों में से पानी को निकाल करके सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोका जा सकता है। दूसरा हमारा क्या? हमारे सूरज की रोशनी, जिसे सोलर ड्राइंग या फिर मशीन का उपयोग करके, जो इलेक्ट्रिक डिहाइड्रेटर है, इनका उपयोग किया जा सकता है, जिसके माध्यम से जो खाद्य पदार्थ है उनमें से पानी को निकाला जा सकता है। सूरज की रोशनी मतलब सीधे सीधे सूरज की रोशनी में रख दो, पानी उड़ जाएगा, चीजें सूख जाएगी। जैसे हमारे सूखे मेवे है, मिर्च है, मछली है, आलू के चिप्स है, इनको निर्जलीकरण के माध्यम से लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। फिर नमक और चीनी के उपयोग की बात करें, किसकी? नमक और चीनी के उपयोग की बात करें, तो खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डाल करके पानी को अवशोषित कर लिया जाता है। क्या? खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक या फिर चीनी डालकर पानी को अवशोषित कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है? सूक्ष्म जीव जीवित नहीं रह पाते। जिससे क्या होता है? हमारे सूक्ष्म जीव जीवित नहीं रह पाते। उदाहरण की बात करें, जैसे हमारे अचार, जो पिकल्स होते हैं, जैम होता है, मुरब्बा होता है, इनमें हम नमक और चीनी का उपयोग करके अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि नमक या चीनी का घोल क्या करता है? पानी को अवशोषित कर लेता है, और इसी वजह से क्या सूक्ष्मजीव जीवित नहीं रह पाते। ये तो हमने प्राकृतिक विधियां देख ली। कौन सी? प्राकृतिक विधियां देख ली, जो नॉर्मली हम खाद्य परिरक्षण के लिए काम लेते हैं, जैसे निम्न तापमान, उच्च तापमान और जल की उपलब्धता को कम करके। अब हम देखेंगे रासायनिक विधियों के माध्यम से, केमिकल मेथड के माध्यम से कैसे परिरक्षण कर सकते हैं। तो खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक परिरक्षक, जो प्रिजर्वेटर्स है, ये अलग से मिलाए जा सकते हैं, जिससे खाद्य परिरक्षण हो सकता है। जैसे एक आता हमारा कौन सा? सोडियम बेंजोएट। कौन सा? सोडियम बेंजोएट की बात करें, जो हमारे कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, जैसे कोका कोला, पेप्सी, ये होते हैं जिनको हम शीतल पेय कोल्ड ड्रिंक्स कहते हैं, या जैम होते हैं, उनके अंदर हम सोडियम बेंजोएट का उपयोग करते हैं। तो बात करें इसकी, तो इसका 0.6 से लेके 0.1% सांद्रता वाला विलयन फलों के रस, अचार, इनमें मिला दिया जाता है, जिससे वो लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। क्या? हमारे सोडियम बेंजोएट। अगला आता है हमारा सॉर्बेट। सॉर्बेट की बात करें तो सॉर्बेट क्या होता है? सॉर्बिक अम्ल के लवण होते हैं। सॉर्बेट क्या होता है? सॉर्बिक अम्ल के लवण होते हैं,
और इसका प्रयोग क्या है? दूध, पनीर के उपयोग से बनी जो सामग्रियाँ होती हैं, उनके परीक्षण के लिए करते हैं। सॉर्बेट की बात करें तो सॉर्बेट का प्रयोग कहाँ करते हैं? दूध और जो पनीर से बनी हुई खाद्य सामग्रियाँ होती हैं, उनके परिरक्षण के लिए करते हैं। आप इसे याद रखेंगे, किसका? सॉर्बेट का। फिर बात करें प्रोपियोनेट या फिर प्रोपियोनिक अम्ल की बात करें, किसकी? प्रोपियोनेट या फिर प्रोपियोनिक अम्ल की बात करें तो इसका प्रयोग हमारे पापड़, बेकरी, बिस्किट के परिरक्षण में करते हैं। किसका? प्रोपियोनिक अम्ल की बात करें तो इसका प्रयोग हमारे क्या? पापड़, बेकरी और हमारे बिस्किट के परिरक्षण में करते हैं। फिर बात करें सल्फर डाइऑक्साइड की तो सूखे फलों और जूस में, किसमें? सूखे फलों और जूस में हमारे सल्फर डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। जैसे बात करें हमारे पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड के प्रयोग से, क्योंकि खाद्य पदार्थों में क्या डाल देते हैं? पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड ये डाल देते हैं, तो इसके प्रयोग से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिससे परिरक्षण हो जाता है। तो खास सूखे फल होते हैं, जूस होता है, उसमें हम क्या डाल देते हैं? पोटेशियम मेटाबाई सल्फेट डाल देते हैं और डाल करके उसको क्या? पैक कर दिया जाता है। पैक करने के बाद इससे हमारे क्या निकलता है? SO2 निकलती है। क्या निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है और ये क्या है? हमारे खाद्य परिरक्षण में सहायता करती है। फिर नमक और सिरका की बात करें हमारे सॉल्ट और विनेगर की तो अचार और सॉस में, किसमें? अचार और सॉस में हमारे नमक और सिरका काम आता है। फिर पैराबीन्स की बात करें तो इसका उपयोग हमारे टमाटर की चटनी, सॉस के परिरक्षण में करते हैं। किसमें? टमाटर की चटनी या फिर हमारे सॉस के परिरक्षण में हमारे पैराबीन्स का उपयोग किया जाता है। और पैराबीन्स क्या? चेहरे की त्वचा को कभी-कभी नुकसान पहुंचा देते हैं, ये आप याद रखेंगे। चेहरे की त्वचा के लिए पैराबीन्स कभी-कभी नुकसानदायक हो सकते हैं, इसलिए पैराबीन्स मुक्त उत्पादों का उपयोग त्वचा पर किया जाता है। क्या? पैराबीन्स मुक्त उत्पादों का उपयोग क्या? हमारे त्वचा पर किया जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि जो हमारे जो भी जिनकी जो स्किन है सेंसिटिव है किसके प्रति? पैराबीन्स के प्रति, वो हमेशा जो पैराबीन्स वाले उत्पाद होते हैं वो चेक कर कर ही लेना चाहिए। पांचवा तरीका आता है हमारा कौन सा? रेडिएशन। कौन सा? विकिरण या रेडिएशन मेथड की बात करें तो खाद्य पदार्थों को गामा किरणों या फिर हमारे एक्स किरणों से विकिरणित करके, क्या? खाद्य पदार्थों को गामा किरणों या फिर एक्स किरणों से विकिरणित करके जीवाणु और फफूंद को नष्ट कर दिया जाता है। क्या? जीवाणु और फफूंद को नष्ट कर दिया जाता है, किसके माध्यम से? विकिरण के माध्यम से। और इसका उपयोग हम आलू, प्याज, मांस, मछली और मसालों में करते हैं। किसमें? आलू, प्याज, मांस, मछली और मसालों में करते हैं, जिसके माध्यम से हम विकिरण के माध्यम से जीवाणु को और फफूंद को नष्ट करते हैं। निष्कर्ष के रूप में देखें, क्यों? क्योंकि हमने सारी विधियां तो देख ली। निष्कर्ष के रूप में देखें तो खाद्य परिरक्षण भोजन को खराब होने से बचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। खाद्य परिरक्षण क्या होता है? भोजन को खराब होने से बचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है और ये विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है, जैसे तापमान नियंत्रित करके, जैसे ठंडा करके, गर्म करके, जल की मात्रा को कम करके, रासायनिक परिरक्षकों का उपयोग करके और विकिरण तकनीक के माध्यम से। इन विधियों का उपयोग करके खाद्य पदार्थों की जो शेल्फ लाइफ है, मतलब लंबे समय तक सुरक्षित रखने की जो उसकी मियाद है, उसको बढ़ा सकते हैं और उन्हें सुरक्षित रूप से लंबे समय तक संग्रहित करके रखा जा सकता है। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने रसायन विज्ञान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है खाद्य परिरक्षण, फूड फूड प्रिजर्वेशन, इसके बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।